बीपीएससी टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे मैथ्स के सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज का यह लाइव सेशन आप जूनियर स्पेशल के लिए कवर करने जा रहे हैं। थंबनेल पर जैसा पूरी तरह से विजिबल है, अपीयर्ड है कि यह 15 मार्च 2024 का हुआ पेपर है। 6 से 8 तक का जो पेपर हुआ था मैथ साइंस वर्ग का, उसमें टोटल 40 प्रश्न थे। अगर हम कॉमन पेपर को छोड़ दें तो उन 40 प्रश्नों के आज के सेशन में आप 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न हल करेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी परीक्षा को अच्छे से हम लोग कवर करें, उस परीक्षा में अच्छे अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि पेपर के पैटर्न्स को, उसके ट्रेंड्स को जानना। और वह तभी पॉसिबल है जब हम प्रीवियस ईयर पैटर्न को ऑब्जर्व करें, क्योंकि परीक्षाएं अगर जब पहले से हुई रहती हैं तो प्रीवियस ईयर पैटर्न को जज करना, उसके प्रश्नों को देखना, प्रवृत्ति एग्जाम के नेचर को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो जूनियर के जितने अभ्यर्थी मुझे इस समय देख रहे हैं, सभी लोग लाइव जुड़ें। अपने प्रश्नों को जो हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर एक एक विजिबल करते जाएंगे, उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी के आधार पर आप हल करते जाएं, सॉल्यूशन करते जाएं, सॉल्यूशन की एनालिसिस हमें देते जाएं, आंसर करते जाएं। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट से हमसे हमारे सामने अपने डाउट को रखते चले जाएं, जिससे कि मैं उस दुविधा को भी दूर करता चलूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न आज करेंगे, और जस्ट कमिंग क्लास जो आपको कल मिलेगी, उसमें अगले 21 से 40 तक के सभी प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के सारे सेगमेंट्स आप कवर कर लीजिए। जो थ्योरी क्लासेस हम आपको दे रहे हैं अलग अलग, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी कवर कराया, अर्थमेटिक के बहुत सारे पार्ट्स कवर कराएं, उनका भी आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन एनालिसिस किए रहिए, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ रहिए। सेशंस में सारे, अगर आप चैनल्स पे देख रहे हैं तो सारे के सारे पार्ट्स आपको वहाँ पर दिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर जुड़े रहें, जिससे कि यह क्लास कंटेंट PDF हम आपको वहाँ पर प्रॉपरली प्रोवाइड करते रहें। अब समय नहीं ज़्यादा गंवाते हैं, रात के 10 बजे हैं। आप सभी लोग इस समय अब पढ़ने की ही कंडीशन में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बीपीएससी टीआरई 3.0 मैथमेटिक्स 6 to 8 एग्जाम पेपर है। फिर से पॉइंट कर लीजिएगा, 15 मार्च का पेपर है, और 15 मार्च का वह पेपर जिसमें हम 1 से सभी 40 प्रश्नों में आज 1 से लेकर 20 तक कवर करेंगे। तो आइए अब समय नहीं गंवाते हैं, पहले प्रश्न से हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति के इस प्रश्न को आप लोग देखिए ध्यान से। थीटा एक न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल है, और हमको दिया है कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है। बाकी सब आपसे जो पूछा है आप उसको समझिए। जैसे क्या पूछा है, पूछा साइन थीटा टैन थीटा -1 डिवाइड बाई 2 टैन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कॉस थीटा का मान अगर दिया है तो साइन तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक रूल्स आपको वैसे भी जानकारी में होने चाहिए। जैसे हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर अपने को जैसे कॉस थीटा अगर दिया है तो हम चाहते तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप साइन थीटा नहीं निकाल पाएंगे, डायरेक्टली देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अपना जो दूसरा टर्म है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो टैन थीटा। तो टैन थीटा के बारे में भी इतना जान ही रख सके हैं, आप जानते ही हैं कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जो होता है वह आपका टैन थीटा के बराबर होता है। तो अगर आप अपने कॉस थीटा जो 3/5 है उसका होल वर्क कर दें, तो होल वर्क करने से सिंपल सी बात है 9/25 होगा। भाई अगर होल वर्क करते हैं इसका तो यह 9/25 होगा, और 9/25 को अगर 1 से घटाएंगे तो 25 से 9 निकलेगा, 16/25 होगा। और 16/25 का अगर हम वर्गमूल कर देंगे तो निश्चित तौर पर 4/5 होगा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 4/5 होगी। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/5 आप कंफर्म कर लिए, क्लियर कर लिए, तो आप यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। तो अभी आप यहाँ पर 4/5 प्राप्त कर चुके हैं एक प्रकार से साइन थीटा का मान। टैन थीटा हमने जैसे बताया कि साइन अपान कॉस होता है, तो साइन की जगह 4/5 पुट कर दूँ, और कॉस आप देख रहे हैं कि 3/5 है, तो 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे चला आया, तो ये कैंसिल होकर के 4/3 हो गया। अब हम इन दोनों मानों का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, सिंपली आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो आप रख कर देखिए, मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको बता दूंगा। साइन थीटा की जगह आप लिखो 4/5, ठीक है, और इंटू करना है टैन थीटा जो कि 4/3 आ चुका है, माइनस आपके सामने 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू टैन स्क्वायर थीटा जो कि 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे बताइए। अभी लिख सकते हैं यहाँ पर 4 चौके 16, मतलब यहाँ पर मैं एग्जैक्टली प्रेजेंट कर रहा हूँ 16 बटा कितना होगा, 5 या 15, -1 होगा, डिवाइड बाई कितना होगा, अगर इसको देखिए तो यह 2 है, 2 गुणे 4 चौके 16, 16 बटे आपका कितना हो जाएगा 9, 16 दूना 32/9 रहेगा, 32/9 रहेगा। अब प्रॉपरली इसको हल कर डालें तो कितना होगा, इसको घटाएं 16/15 से अगर 1 घटाएंगे तो 1/15 हो जाएगा, 1/15, और 9 ऊपर जाएगा 32 नीचे आएगा ना। तो 9 ऊपर गया 32 नीचे आया, कुछ अगर पॉसिबल जैसे 3 से कट रहा है, 3 जाएगा, 3 × 5 = 15, तो ऊपर 3 हुआ, नीचे 32 × 5 है, 5 दूना 10, 5 या 15 1 16।
तो 3/160 देखिए बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। एक तो तरीका ये हो गया जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका आप चाहते तो ऐसे भी फॉलो कर सकते थे, जैसे अगर हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर cos थीटा दिया था, अगर आप इस प्रश्न को देखिए ध्यान से तो बाकी आप सबके आंसर आ रहे हैं। cos थीटा अगर हम लोग को दिया था कितना 3/5, ध्यान से देखिएगा, और हम लोगों से पूछा गया था प्रश्न में कि साइन थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन था अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये प्रश्न था आपका। तो आप लोग इसको सोल्यूशन कैसे कर सकते थे, एक ऐसे जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज के हिसाब से भी जा सकते थे, ऐसे हम सबको जो बेसिक आइडेंटिटीज अगर क्लियर है, आप इसको थीटा कह दो, इसको 90 डिग्री कह दो, और कॉस थीटा के बारे में सबको पता होगा कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। याद रखिएगा जब भी कभी जैसे इसको थीटा आप ले रहे हैं तो आप इसको बोलो बेस है, इसको बोलो परपेंडिकुलर है, इसको बोलो हाइपोटेन्यूज है। अगर आप इसको थीटा लेंगे, जैसे यह कोण होता तो इसके जैसे कोण के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण जिसको कहते हैं ना, हिंदी में लिखिए, यह कर्ण है, यह आधार है, यह लंब है। ध्यान दीजिए आधार और लंब का कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है, कोण पे डिपेंड करता है। जो कोण 90 के सामने हमेशा कर्ण होगा, लेकिन कोण के सामने हमेशा लंब होगा, और जो कोण जिस पर बना होता है वो आधार होगा। तो कॉस के लिए बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है जो कि 3/5 दिया है। तो इस केस में अगर आप समझ गए होंगे, यह आपके सामने बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। और मैंने इस दिन एक वीडियो दिया था ट्रिपलेट का, याद होगा आपको, 3 है या 5 है, यह कितना होगा बताएं, 4। पाइथागोरस के नियम से भी जा सकते हैं, जो मैंने ट्रिपलेट का फॉर्मेट बताया तो उससे भी आप जा सकते हैं। 3 है 5 है तो यह 4 हो गया। अब जैसे रिक्वायरमेंट अपने को क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा सबको पता है कि क्या होता है, साइन थीटा के बारे में आप सबको पता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है, देखिए 4 है, जो वहाँ पर आया वही आएगा, 4 है, और नीचे कितना है 5 है, कर्ण का मान देखिए आपके सामने क्या है 5। और दूसरा जो tan थीटा है, tan थीटा जो होता है वो ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ 4 है और बेस कितना है 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/3। अब इन्हीं वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली जो वहाँ आया है सेम टू सेम यहाँ भी आएगा। साइन थीटा की जगह 4/5, tan थीटा की जगह 4/3, माइनस करेंगे 1, नीचे जाएंगे 2 गुणे 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4/3। तो यह 4 चौके 16/15 माइनस 1 होगा, 16/15 माइनस 1 हुआ, नीचे अपने पास 2 है, और 16/9 हो जाएगा। तो वही अभी जैसे सोल्यूशन किया था 1/15 हुआ था, ये 9 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 16 दूना 32 या 2 गुणे 16 कर दें। अब देखिए 3 तिया 9, 3 पचे 15 है, तो 5 दूना 10, 160, 3/160 जो वहाँ पर आया था एकदम राइट सोल्यूशन है यहाँ पर। आप मतलब दोनों पैटर्न से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें क्लियर हैं। त्रिकोणमिति की कोई बेसिक क्लास मैंने जो ली होगी आप उसको ज़रूर देख लेना, जहाँ पर त्रिकोणमिति का जो बेसिक अप्रोच अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको ऐसे प्रश्नों में कभी कठिनाई नहीं होगी। आशा करता हूँ प्रश्न पूरी तरह से आपको समझ में आया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। एडवांस के इस तरह के टॉपिक आप जरूर ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कवर करिए। के किस मान के लिए समीकरण, इस समीकरण के बारे में बताओ क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि पूरा कंबाइंड, ये के लिए नहीं, इस पूरे को लीजिएगा, कि जो मूल हैं कि वास्तविक व समान मूल होंगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर 0 है, आप में से जिसका आंसर आ जाए जरूर कमेंट करिए। ax² + bx + c बराबर 0, तो इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल ए बी सी हैं जो कि रियल नंबर्स हैं, आप लोग सॉरी वैल्यूज आपकी जो ए बी सी हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं। जो आपका वेरिएबल है एक्स है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के जो हल आते हैं हमेशा 2 होते हैं। 2 क्यों होते हैं, क्योंकि डिग्री 2 होती है। ऐसे क्यूबिक के 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे। जो समीकरण जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही सोल्यूशन उसके पॉसिबल होते हैं। और ये जो हल होते हैं मूल, ये वास्तविक और समान, देखिए ध्यान से लिखा है इसने, वास्तविक और समान तब होते हैं जब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालें। डी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है। अगर यह d का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो निश्चित तौर पर इसके मूल जो होंगे वास्तविक और समान होंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब एक प्रकार से अगर ऐसे कह दें, देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन में वास्तविक की क्लैरिटी आती है कि मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि रूट के अंदर जब हम सोल्यूशन इसका करते हैं तो आपने श्रीधराचार्य का मेथड पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जो आता है, उसमें इसके रूट एक्स को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो -b + अंडर रूट, देखिए b² - 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। देखो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, वो जैसे यहाँ पर -b है, यहाँ पर a है, ये सब तो बाहर इसकी दिक्कत नहीं है।
बट रूट के अंदर अगर कोई टर्म कभी नेगेटिव होता है तो मान अनडिफाइंड हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, सॉरी इमेजिनरी हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करने को देता है कि डी का मान हमेशा ग्रेटर दैन अगर जीरो है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, मतलब ये वाला टर्म, ये पूरा मान वास्तविक है, तय है, और वास्तविक के साथ समान अगर है तो निश्चित तौर पर डी का मान आपका जीरो होगा। डी का मान जीरो है तो मान के चलिए मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक के साथ साथ समान भी होगा। तो आपको अपने इस जो दिया गया समीकरण है इसके मूल के वास्तविक और समान होने के लिए, देखिए लिखा है ना, वास्तविक और समान के लिए हमको अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपको इस समीकरण को ax² + bx + c से कंपेयर करना होगा। कंपेयर करके ए बी सी के मान को निकालना होगा, निकाल करके d बराबर 0 के पैटर्न पर जाना होगा, आपको कन्फर्म हो जाएगा k का मान क्या आएगा और आपके उत्तर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले समीकरण को नेट करिए, चेक करिए। kx² है प्लस kx है प्लस 1 है माइनस इक्वल टू क्या, देखिए ध्यान से, वहाँ पर अगर हम लोग उसको इधर ही लाते हैं सीधा सीधा तो, या पहले अभी रहने देते हैं, -4x² है माइनस x है। अब इसको सेटल करिए एक साथ तो क्या होगा, kx² प्लस 4x², ठीक है, प्लस kx है प्लस x है प्लस 1 है बराबर 0 है। अगर इन दोनों से x² हम कॉमन कर लें तो k + 4x² होगा, प्लस अगर हम k + 1 कर दें और यहाँ पर आपका x कर लें प्लस 1 बराबर 0 होगा। ये हो गया पूरा समीकरण। अब आप ध्यान दो, जो x² का गुणांक होता है वही आपका a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है और लास्ट टर्म c होता है। तो निश्चित तौर पर आपका जो a आया है वो है k + 4 और जो b है वो आपका क्या है, k + 1 है और जो c है वो 1 है। अब आपको क्या करना है, d बराबर 0 पर जाना है, d बराबर मतलब b² बराबर 4ac पर जाना है। चलिए b का मान कितना है बताइए, k + 1, k + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4 × a की जगह लिखो k + 4 × c की जगह 1 लिखिए। अब यहीं से k का मान हमारा एग्जैक्टली हमको पता चल जाएगा। देखिए आइए निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण है ना, जिसको पूरा लिखिए, k² + 1 / a² + b² + 2ab 2k बराबर कितना लिखा जा सकता है, 4k + 16। हाँ, एक का मल्टीप्लिकेशन कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं, तो ये भी एक द्विघात समीकरण बन रहा है। k² + 2k है प्लस 4, इधर 4k है, तो अगर इधर लाइए तो k² 2k से 4k होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 2k, और यहाँ पर 1 है और ये आएगा तो -15 हो जाएगा बराबर 0। तो एक प्रकार से k², ध्यान से देखिएगा, अपने पास है k² - 2k -15 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हल करिए और बताइए कि यहाँ पर k का मान कितना आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इस 15 को ले जाते हैं, इसके गुणांक से गुणा करते हैं 1 से गुणा करने के बाद जो मान आया 15 के ऐसे दो फैक्टर बनाएं 5 और 3, जिनका डिफरेंस यहाँ पर 2 के बराबर हो जाए। तो लिखिए k² माइनस, इसकी जगह लिखेंगे 5 - 3, तभी तो 2 होगा, k - 15, ठीक है, k का स्क्वायर कर दिया, -5k हुआ प्लस 3k हुआ -15 हुआ बराबर 0 हुआ, करेक्ट है। अब आप लोग इसको क्या करिए, k कामन करिए, k -5 हुआ, प्लस 3 कामन करो, k -5 हुआ, ठीक है। अब k -5 हुआ और k + 3 हुआ, तो आपको k के दो मान निकलेंगे। एक जब आप k -5 लिखेंगे बराबर 0 तो k का मान 5 आएगा, और इधर लिखेंगे k + 3 बराबर 0 तो k का मान -3 आएगा। तो k के दो मान आए, 5 भी है और -3 भी है। अगर आप गलती से एक ही ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके आए, मतलब आंसर करके आए, तो गलत हो जाएगा। आपको दोनों लेना होगा, अर्थात हमको यहाँ पर ए भी और बी भी, इसके लिए मुझे डी को टिक करना होगा। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको बहुत ही सावधानी से चीज़ों को ध्यान देना होगा, और दूसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन लगाइए, करेक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन जाएगा। और देखिए आपके रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, बढ़िया है। आप इस तरह के प्रश्नों को फेस करिए, ऐसे प्रश्नों को जरूर एग्जाम ओरिएंटेड मान करके आप ऐसे और लेवल के प्रश्नों को भी प्रिपरेशन करिए, जो हम आपको आगे कराएंगे भी, ठीक। समांतर श्रेणी का उपयोग बहुत अच्छा है आपकी परीक्षा में, तो इसके लिए आप लोग को एपीजीपी का भी पैटर्न ध्यान में रखना होगा। एक समांतर श्रेणी जानते हैं ना इसके बारे में, एपी, जैसे ए लिखा है, a + d है, a + 2d है, सो ऑन बढ़ते चले गए, a + n - 1 × d, ये समांतर श्रेणी है जिसमें पदों का अंतर समान है, और उसमें लिखने का पैटर्न ये है, पहला पद a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो पदों का अंतर समान है तो कॉमन डिफरेंस d है। अब इसने जैसे हमको तीसरा पद दिया है और 7वां पद दिया है और 17वां पद पूछ रहा है, ठीक है, तीसरा दिया है 5, 7वां दिया है 9, 17th टर्म हमसे पूछ रहा है। देखिए कैसे निकाला जाएगा, सोचिए इसके बारे में।
तो अगर हमें समांतर श्रेणी का पहला पद पता है, दूसरा पद मतलब पहला पद अगर जनरल हमें पता हो जाए और डी पता हो जाए तो हम कहीं भी किसी लेवल पर जा सकते हैं। एक बात आपने देखा होगा, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। तो जैसे हम लोग पहले पद पर हैं तो पहला पद ए है, दूसरे पद पर गए तो ए में 1 इंटू डी मल्टीप्लाई किया, तीसरे पर गए ए प्लस 2 इंटू डी किया, चौथे पर जाएंगे तो ए प्लस 4 इंटू डी करेंगे, मैं आपको 3 इंटू डी करेंगे। तो मैं आपको श्योर कर दूं, आपको जिस पद पर जाना हो एक घटाकर डी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर आपको तीसरे पद पर जाना है तो ए प्लस 2 डी लिखें, जो मान आपको 5 दिया है। और अगर आपको सातवें पद पर जाना है तो ए प्लस 6 डी करें, ये मान दिया है 9। और आपको 17वें पद पर पहुंचना है तो ए प्लस 16 इंटू डी होगा, ए प्लस 16 इंटू डी होगा। ये आपको फाइंड करना है, लेकिन इसको फाइंड कैसे कर पाएंगे, जब हमारे पास ए और डी अवेलेबल होगा तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले समीकरण की तरह इसे माइनस कर दे, इसे माइनस, इसे माइनस, ये खत्म हो गया। तो -4d इज इक्वल टू आपका इससे घटेगा तो -4 होगा, माइनस माइनस से ख़त्म करें, d बराबर 1 हुआ, d बराबर 1 हुआ। और d का मान अगर उठा के पहले या दूसरे कहीं भी पुट कर दो तो a का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, a प्लस 2 इंटू 1 कर दें बराबर 5 है, a बराबर आपका 3 हो जाएगा। a बराबर 3 हो गया, d बराबर 1 है। अब आपको जैसे पता करना है 17th टर्म, तो लिखिए a प्लस 16d, a की जगह पर 3 लिखिए, 16 गुणे 3 कर दीजिए, 16 गुणे 1 करें, 16 के 16 3 19, तो हमको यह 17वां पद 19 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 17th टर्म। आप लोगों ने देखिए आंसर किया है। राइट सोल्यूशन इस तीसरे का कितना है, 19 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। आप सभी लोग इसको उतार लें और सही सोल्यूशन पर पहुंच गए हैं। आगे देखिएगा चौथा, एक रेखा है, रेखा लाइन, लीनियर, आप जो भी आप समझिए, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। एक बिंदु 3,5 से गुजरती है, 3.5 से होकर 3 एंड 5 से होकर जाती है। मतलब अगर कोई रेखा किसी एक बिंदु से होकर जाती है तो वह बिंदु उस रेखा के वेरिएबल पे रखे जाने पर, अर्थात एक्स वाई पर रखे जाने पर, वह उसको पूरी तरह से संतुष्ट करेगी, बिंदु संतुष्ट करेगी, वह सेटिस्फाई करेगी लाइन को, जो बिंदु 3,5 से होकर गुजरती है तथा रेखा x प्लस 5y माइनस 4 के लंबवत हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो। इसको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो आपसे एक रेखा पूछा गया है, वो रेखा के बारे में थोड़ा कुछ जानकारियाँ समझिए। ए ओ लाइन है जो रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समीकरण उसका बनाना चाहते हैं। एक बात कन्फर्म उसने कर दिया कि रेखा इस बिंदु से होकर गुजरी है 3,5 से। साथ साथ एक और दूसरी रेखा है जो आपको दिया है, x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसके साथ लंबवत है ना। ये आपको जो ग्रीन कलर से हमने रेखा लिखाई है, इसी का समीकरण बनाना है, जो कि 3,5 से होकर गुजर रही है। और ये जो हमारे पास अनदर लाइन है x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0, उस पर लंबवत है। मैं आपको बता दूं, जिस लाइन को आप पता करना चाहते हैं, ये लाइन जो हम रेड से कर दे रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को जिसको पता करना, अगर ये किसी रेखा के साथ लंबवत है तो इसकी और इस रेखा की जो प्रवणताएं होंगी, उन प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ठीक है, उन प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अगर इसकी प्रवणता को आप m1 ले लो और इसकी प्रवणता को आप m2 ले लो, तो आपको कंफर्म कर दूं कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। इसकी प्रवणता निकालना बहुत आसान है, और किसी भी रेखा की प्रवणता निकालना ऐसे जाइए। अगर हम रेखा को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में रख दें तो x का जो गुणांक है वही प्रवणता होगा। आप इसको भी रख सकते हैं, क्या ऐसे, 5y बराबर -x प्लस 4 होगा, y बराबर -1/5x प्लस 4/5 होगा। तो तय हो गया कि इसकी जो प्रवणता होगी x का गुणांक, अर्थात m1 बराबर -1/5 होगी। इसकी प्रवणता कितनी हो गई, -1/5 हो गई। तो हमें इसकी प्रवणता तुरंत पता चल जाएगी, क्योंकि हम लिखेंगे -1/5 इंटू m2 बराबर -1, तो माइनस माइनस से ख़त्म हुआ, m2 बराबर आपका 5 हो जाएगा। इसकी प्रवणता कितनी हो गई, 5। अब अगर किसी रेखा की हमको प्रवणता पता है, हाँ, और वह बिंदु पता है जहाँ से होकर वह जा रही है, तो उसका समीकरण का सूत्र हो जाएगा a। अगर किसी रेखा का एक हमें बिंदु पता है, बिंदु को आप x1 y1 कह दो, और प्रवणता m पता है, तो इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 a होगा। ठीक है, इसी पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, इक्वेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। y माइनस y1 की जगह 5 लिखते हैं, m की जगह पर 5 लिखते हैं, देखो m की वैल्यू 5 आई है, x माइनस x1 की जगह 3 रखते हैं,
y माइनस 5 लिखिए बराबर 5x माइनस कितना कर दें, 15 कर दें। और हम इसको अब सॉल्व करें, देखिए हल करें तो अगर हम लोग x और y को एक साथ सेटल करते हैं, क्योंकि x और y के टर्म में अगर हम y को उधर बुलाते हैं तो 5x माइनस वाई माइनस 15 प्लस 5 होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर इसको उठाइए और उठा के लाइए यहाँ रखिए, लिखिए 5x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। 5x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन उस रेखा का समीकरण है जिस रेखा के लिए आप लोग इतना प्रयास किए हैं, जो 3, 5 से होकर जा रही है और साथ साथ x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 के लंबवत है। तो आशा करता हूँ ये आपको सी ऑप्शन एकदम कन्फर्म समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्न जब मिले तो आप ध्यान से ऐसे प्रश्नों का सलूशन कर सके और इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के पैटर्न। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाता है। अब देखिए 5वां नंबर, एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सरकमफियरेंस, और जैसे अन्य फिगर में परिमाप होता है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में, उसी तरह से वृत्त में परिधि होता है। अभी मैं समझा दूंगा परिधि क्या है। इस सरकमफियरेंस लेंथ ऑफ बाउंड्री है, अर्धव्यास मतलब रेडियस, अर्धव्यास मतलब रेडियस में 37 सेंटीमीटर का अंतर है। परिधि और अर्धव्यास में 37 सेंटीमीटर का अंतर है। तो वृत्त की परिधि हमसे पूछ रहा है कि उसकी रेडियस क्या हो जाएगी यदि पाई का मान 22/7 है। ये सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस है, हाँ इसकी रेडियस है जिसी को अर्धव्यास कहते हैं। अगर इसको डबल कर दें आर तो 2r जो होगा वही आपका डायमीटर हो जाता है। और ये जो लेंथ होती है बाउंड्री की, ये आपकी परिधि है। ये परिधि हमेशा 2πr होती है ना, 2πr होती है। अब इसने हमसे परिधि अर्थात 2πr से अर्धव्यास मतलब r का जो डिफरेंस दिया है 37 दिया है। अब हमसे यहाँ पे हमको परिधि पता करना है, तो बिफोर परिधि पता करने से पहले हमें इसका जो है रेडियस पता करना होगा। अगर मैं r कॉमन कर लूँ ये हो जाएगा 2π माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, 2π माइनस 1 बराबर 37। तो r रहने देते हैं ऐसे ही, तो पाई का मान 22/7 होता है, माइनस 1 कर दें बराबर 37 कर देते हैं। r करते हैं 22 दूना 44/7 है, माइनस 1 है बराबर 37 है। ठीक है, अगर एक बार और हम स्टेप पर आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो गया कि r तो है ही है, 44 से 7 घटेगा 37 होगा, 37/7 होगा बराबर 37 हुआ। तो 37 से ख़त्म, तो r का मान 7 होगा। रेडियस कन्फर्म 7 हो गई। अब जब रेडियस कन्फर्म 7 हो गई तो परिधि तो 2πr, देखो यहाँ भी लिखा हमने, तो लिखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 से ख़त्म हुआ, 22 दूना कितना होता है 44। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है 44, आप नोट कर लीजिए बी ऑप्शन 44। यस, करेक्ट सोल्यूशन बी ऑप्शन इसका 44 है। 5वां प्रश्न आपका डन होता है। ठीक है, 5वां प्रश्न डन होता है। 44 सेंटीमीटर इसके लिए राइट सोल्यूशन परिधि हो जाएगी जो आपसे पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर 6वां नंबर, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, और सभी भुजाएं बराबर का मतलब एरिया ए स्क्वायर। एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है ना, वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या है मुझे आइडिया नहीं। अगर हम चतुर्भुज को रेक्टेंगल माने, हालांकि चतुर्भुज बोल दिया तो हमें डाउट तो है ये क्या हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो कुछ क्लियर होगा कि चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि जिस चतुर्भुज की बात कर रहा हो 100% रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लंबाई चौड़ाई का कॉन्सेप्ट होता है। इसने कहा कि इसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई जो है लंबाई से 10 कम है, मतलब 15 है। लेकिन इसने एक बात कहा है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 है, तो इसका जो भी एरिया आएगा उसका जब 3/5 करेंगे तो इसके एरिया के बराबर होगा। अब वर्ग की फाइनली परिधि पूछा है, तो इसका मतलब वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका एरिया बताइए कितना होगा, 25 गुणे 15। क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। अब जो इसका एरिया है इसका 3/5 कर देंगे तो इसके एरिया के बराबर होगा। तो चलिए इसका एरिया जो कि आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर है, इसका एरिया कितने के बराबर, ए स्क्वायर, ए क्या है, भुजा है। लिखिए 3/5 गुणे 25 गुणे 15, तो 5 से इसको डिवाइड करें, 5 × 5 = 25, 15 हम में, मतलब ए स्क्वायर बराबर 15 गुणे 15, अर्थात ए का मान कितना हो जाएगा, सिंपली 15, क्योंकि वर्गमूल करेंगे ए के मान के लिए। तो 15 हम में या 15 गुणे 15, जब दो टर्म है ये तो एक वैल्यू निकल आएगी, ए का मान 15 हुआ। अब ए का मान अगर 15 हो गया, सभी भुजाएं 15, तो इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जिसे परिधि कह रहा है, वो 4 × a होगा, यही परिमाप होगा।
तो 4 गुणे ए का मान 15 कर दे, 15 चौके 60 है, 60 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर नोट कर लीजिए, छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से इसको तय कर लीजिए। तो इसी तरह के प्रश्नों पर ध्यान रखिए, कन्फर्म रहे। ऐसे देखो अभी तक लगभग आपको जो एडवांस के क्वेश्चंस दिखे हैं, तो आपका फोकस एडवांस मैथ्स पर ज़्यादा हो। ठीक है, मेंसुरेशन पर, प्रोबेबिलिटी पर, आप ज्योमेट्री पर, और जो है जैसे हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट पर, ट्रिग्नोमेट्री पर, इन्हीं तरह के प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए। ठीक, चलिए, हालांकि आगे अर्थमेटिक भी है, ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक के भी प्रश्न बहुत कराए हैं हमने आपको। एक छड़ी व उसके परछाई की लंबाई, परछाई जानते हैं आप लोग, सब लोग परछाई, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी परछाई देखो ज़मीन पर बनी हुई है। तो अगर एक छड़ी है, छड़ी ऐसे खड़ी है, छड़ी की परछाई ये है, छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात, छड़ी ए है तो परछाई ए है, ये अनुपात दिया है 1:√3 है। सूर्य के उन्नयन कोण, सूर्य अगर यहाँ पर है, ऐसे देखिए ये भगवान सूर्य हैं, उन्नयन कोण मतलब यहाँ कोई पर्सन खड़ा हो और इसको ऑब्जर्व करे, दिस इज कॉल्ड द उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अगर यहाँ से हम कभी ऑब्जर्व करते हैं किसी टॉप को, जैसे हम देखिए खड़े हैं और मैंने बेस को देखा, मेरी बेस आइस यही है, बेस लाइन है, मतलब आंखों की जो एकदम समानांतर रेखा बने, ऐसे मैं ऑब्जर्व करूँ कैमरे की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। अब इस बेस लाइन के ऊपर देखना है तो मैं इस बेस लाइन से एक कोण बनाऊंगा टॉप को देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और मुझे नीचे देखना है तो बॉटम की तरफ ऐसे झुकाऊंगा पलकों को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों से जैसे कहा है, ये थीटा है और ये छड़ी की लंबाई है, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और ये उसकी परछाई है जो √3 है। इनका जो रेशियो दिया था 1:3 दिया था, √3। हमसे पूछा कि सूर्य की देखिए लिखा है ना, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, एलिवेशन इसी को कहते हैं। तो एलिवेशन, अब जैसे हमें ऊंचाई और यहाँ पर बेस के बीच अगर रिलेशन करना है कोण की मदद से, थोड़ी देर पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था आपको कि हमें tan की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक तरह से अगर आपसे कभी कोई ऊंचाई दूरी पढ़ने को कहे, मुझे अगर कोई कहे कि ऊंचाई दूरी क्या है, तो मैं कहता हूँ tan थीटा। कहोगे कैसे, ऊंचाई मतलब लंब और दूरी मतलब बेस। ठीक है, जैसे हम यहाँ से बैठे हैं या यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से इस पर्सन की दूरी और यहाँ से इसकी ऊंचाई और दूरी मतलब tan थीटा ही है। तो tan थीटा बराबर बेस 1 है बटा √3 कर दें। tan का मान 1/√3 कब होता है, tan का मान 1/√3 तब होता है जब tan खुद किसके बराबर हो, tan 30 के बराबर हो ना। तो tan अगर कंपेयर हो गया तो थीटा का मान आपका 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन अगर बी बताया आपने तो एकदम राइट सोल्यूशन बताया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आइए। मिश्रण, अब देखो अर्थमेटिक का प्रश्न आया और मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े हैं मॉडल पेपर से एसेसन जो हमने प्रैक्टिस कराया है। 64 लीटर का मिश्रण है, कोई भी दूध, पानी, चीनी और शरबत जो भी है, 64 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का अनुपात है। दूध व पानी का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो अभी जैसे मिल्क एंड वाटर और क्वांटिटी देखो 64। ठीक है, इसके दो तरीके हैं करने के, आप अभी से क्वांटिटी डेवलप कर लो कितना कितना है। जैसे मुझसे अगर पूछे शुरुआत में ही कि 64 लीटर का मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात 5:3 का है, बताओ दूध की मात्रा क्या है, तो मैं तुरंत बता दूंगा। पानी की मात्रा क्या है, तुरंत बता दूंगा। लेकिन हम उस मात्रा के हिसाब से ना जा करके इसका जो सिस्टमेटिक तरीका, हालांकि उस पर भी जा करके आप प्रश्न हल कर सकते हो। जैसे आप अनुपात देखो 5 और 3 है और टोटल मिश्रण है 64 लीटर, 5 और 3 को जोड़ दें, 8 बराबर 64, 1 बराबर 8, 8 पंचे 40, 40 लीटर दूध है, 8 त्रिक 24 लीटर पानी है। अब उसमें कितना बढ़ा दे कि अनुपात 3:5 हो जाए, इस पर भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी रेशियो 5:3 है और टोटल क्वांटिटी 64 है, मिल्क प्लस वाटर 64 है। अब हमसे जैसे इसने कहा कि इसमें कितना क्या मिला दे, ध्यान दीजिएगा, जिसको मिलाना है, जिसको फिक्स रखना है, कितना पानी मिला दे, क्या मिला दे, पानी, वाटर मिलाना है, दूध को एज इट इज रखना है कि रेशियो 3:5 हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चीज़ को हमने बढ़ाया है तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, दूसरे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उनके रेशियोज में परिवर्तन आएगा। वाटर, पानी ही बढ़ाना है, दूध को बराबर रखना है। दूध को अगर बराबर रखना है, बट बराबर तो दिख नहीं रहा है, तो बराबर हम करते हैं कैसे, ये अगर 5 है 3 है, तो हम अगर इसको 5 से गुणा कर दें और इसको 3 से गुणा कर दें, इसको 5 से कर दें, इसको 3 से कर दें, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वैल्यूज़ में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो परिवर्तित वैल्यू नहीं है, वो आपकी बराबर हो जाएगी। यहाँ देखो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 × 3 = 15, 5 × 3, अब देखिए ध्यान से, सॉरी मैंने गलती किया,
यहाँ मुझे 3 से करना चाहिए था ना। जैसे देखिए मैंने अगर इसको 5 से किया तो इसको मुझे 3 से करना चाहिए। 3 पचे 15 और 3 तिया 9। इधर देखिए 5 तिया 15 और 5 पचे 25। तो कन्फर्म हो गया कि देखिए मिल्क की वैल्यू सेम हो गई, बट पानी आपको बढ़ता दिख रहा है कितना, 16। अब आपको इसी 16 का मान बताना है, जबकि अपने पास इन दोनों की जो टोटल क्वांटिटी थी 25, 15 और 9 जो 24 थी, इसका मान हमको 64 दिया था। और आपको निकालना क्या है, जो अभी बढ़ा है 16, 16 का मान बताना है। देखो टोटल क्वांटिटी पहले 5-3 के रूप में थी, अभी वह टोटल क्वांटिटी 15 और 9 के रूप में हो गया। तो 15-9 जोड़ दीजिए भाई, रेशियो में परिवर्तन नहीं है, रेशियो वही है, बस क्वांटिटी में फ़र्क दिख गया है। 15-9 जोड़ा तो 24 है, 24 की तुलना 64 से करें। और हमको निकालना है जो पानी बढ़ा है, 9 से कितना हुआ है 25, तो 25 की मात्रा 25 हुआ है तो 16 बढ़ा है, 16 की मात्रा निकालनी है। देखिए 8 त्रिक 24 होता है, 8 अठे 64 होता है, 16 अठे 128 होगा, डिवाइड बाई 3 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 दूना 6 होगा, 2/3, 42 से ही 2/3 लीटर बढ़ाना होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, अरे ये तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि उत्तर तो भाई 42 सही 2/3 है। अब अगर इसके आधार पर चलेंगे तो गलत है, लेकिन यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक है। फिलहाल इस केस में दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, 42 सही 2/3 है। कहीं कोई मिस्टेक है, एक ही जगह सही होगा, दोनों जगह सही नहीं होगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि दोनों ऑप्शंस ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग एक ही ऑप्शन को प्रेफर करें। राइट सोल्यूशन आपका 42 सही 2/3 लीटर है। मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, 42 सही 2/3 बताऊंगा, और आप भी क्लियर करिए इसको। सही किया आपने। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुना थी। आयु संबंध का प्रश्न मैंने कराया है, आप देखिएगा, बहुत बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट दिया है मैंने आप लोगों को। 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद मीनू की आयु अमन की आयु की दुगनी हो जाएगी। मीनू तथा अमन की वर्तमान आयु बताना है। देखो हम 3 ही लेवल पर आयु संबंध को पढ़ते ही पढ़ते हैं। वर्तमान, पूर्व, कितने पूर्व 5 ना, कितने पूर्व की बात कर रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, और कितने बाद 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। हमेशा आयु संबंध अगर रेशियो आधारित है तो निश्चित तौर पर 3 ही लेवल होते हैं, वर्तमान, पहले और बाद। यही 3 कंडीशन होती है, और 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैं क्लास में अगर पढ़ाया हूँ, अगर कोई क्लास पढ़ने वाला है तो उसको पता होगा कि मैंने ऐसे ही बताया है, ठीक है। वर्तमान का हमसे पूछा है, लेकिन जानकारी क्या क्या दिया है, 2 लेवल पर हमें रेशियो दिया है। 5 साल पहले एक पर्सन मीनू है, दूसरा अमन है। मीनू की आयु अमन की 3 गुना थी, तो अगर मीनू की उम्र 3 थी तो अमन की 1 थी। 3 गुना का मतलब ही क्या हुआ, अगर आपकी 1 है तो हमारी 3 है, तभी तो 3 गुना है। 10 साल बाद मीनू की आयु अमन की आयु की दुगनी होगी, 2:1 हो जाएगा। अब इस तरह के जब प्रश्न होते हैं जहाँ पर 2 अलग अलग लेवल पर रेशियो दिए होते हैं, तो आपको किसी एक के मान को अगर फाइंड करना होता है तो हम कैसे कर पाते हैं, आप समझिएगा। हमें सबसे पहले गैप देखना पड़ता है। एक गैप क्या कितना है, एक गैप ऐसा है कि जो दोनों की आयु के डिफरेंस को भी दर्शा रहा है, और रियलिटी में यह गैप 15 है। कैसे बताइए, आपको दिख रहा होगा 15, जैसे मैं बीच में खड़ा हूँ, कोई 5 साल इधर, कोई 10 साल उधर, मेरे से वह 5 साल, मेरे से वह 10 साल, बट आपस में उनके बीच गैप 15 साल का है। यह गैप 15 वर्ष का है। रियलिटी में इसका भी है, इसका भी है, दोनों का गैप सेम है, 15 है। बट क्या रेशियो में गैप सेम है, पता चल रहा 3 से 2 है और 1 का 1 ही है, रेशियो का गैप सेम नहीं है। तो ऐसी केस में हमें रेशियो का गैप सेम करना होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि जब एज का गैप सेम है तो रेशियो का गैप भी सेम होना चाहिए, और सेम है नहीं, पता चल रहा 3 से 2 हो रहा है और 1 का 1 ही रह गया। कैसे सेम करेंगे, समझिए। इन दोनों का अंतर कर लीजिए, मतलब आयु का डिफरेंस तो बराबर जीवन भर होता है ना, इसलिए हम लोग एज डिफरेंस पर जाते हैं। इसको 1 किया, इसको 2 किया, आप उस 2 का गुणा यहाँ कर दें, उस 2 का गुणा यहाँ कर दें, और 1 का गुणा यहाँ कर दें। हालांकि 1 के गुणे का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये 3 1 ही रहेगा, बट ये आपका 4 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि देखो 3 से 4 मतलब 1 बढ़ा, और 1 से 2 1 बढ़ा, मतलब 1 बढ़ा, और एग्जैक्टली किसके कंपैरिजन में है, 15 के। अब हमसे जैसे पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र, तो कंडीशन हमारे पास 2 है। अगर हम बाद वाला निकालेंगे यहाँ पर तो हमें 10-10 घटाना होगा, और यहाँ निकालेंगे तो 5-5 जोड़ना होगा, क्योंकि अगर पूर्व का बता दें आपको तो बाद मतलब वर्तमान में आने के लिए जोड़ कर आएंगे, और मैं बाद का बता दूं तो वर्तमान में जाने के लिए घटा के जाएंगे। तो अगर 1 बराबर 15 है तो 3 बराबर बोलो कितना होगा, 45। यहाँ पर इसकी उम्र 45 होगी, और 5 साल बाद वर्तमान में आएंगे तो 5 जुड़ेगा तो 50 होगा, तो मीनी की उम्र 50 हो गई। और इसका 1 तो था ही, 1 बराबर 15 तो था ही ऑलरेडी,
तो 15 में भी अगर हम 5 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा, 50-20 आएगा राइट सोल्यूशन। 50-20 ऑप्शन ए ही है, पहला ही है, 50-20 है करेक्ट सोल्यूशन है। आयु संबंध का ऐसा प्रश्न एकदम ध्यान से रखिए, समझिए, गलत ना होने पाए, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, आप समझ में आ ही भी गया होगा और कर भी लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर नहीं आता है तो ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। हालांकि बीपीएससी में मैं थोड़ा सा नहीं सजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि ऑप्शन पे जाने से हमें सारे ऑप्शंस लेने होते हैं, और दूसरी बात कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड कराता हूँ और प्रश्न के प्रोसेस पर ही जाने की बात करता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की बात अगर करें तो n से डिनोट होता है 1 2 3 4 सो ऑन टिल द इन्फिनाइट या टिल द n नेचुरल नंबर है। और माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत, एवरेज, मीन, जो भी आप कहें। और औसत क्या होता है? योग बटा संख्या, माध्य भी वही होता है, ठीक है, औसत बराबर योग बटा संख्या। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जानकारी होनी भी चाहिए रूल के तौर पर, कि अगर हमको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, क्योंकि देखो योग की ज़रूरत है, संख्या की ज़रूरत है, अगर मेरे से कोई कहे कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो नियम होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। बट योग को अगर मुझे संख्या से भाग करना हुआ तो संख्या n है तो n से भाग भी करेंगे, n से कट करके औसत जो होगा n+1 डिवाइड बाई 2 होगा। ये औसत है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का, क्या है? औसत है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 डिवाइड बाई 2 है। आपसे प्रश्न में भी यही कहा है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य औसत 3n/5 है। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख रहे हैं? n+1 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना है? 3n/5 है। n का मान पूछा है, एग्जैक्टली आप इसी को देख लें, कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाइए तो 5n + 5 बराबर 3 दूना 6n, इसको उधर कर दे n बराबर 5, n बराबर क्या? 5। तो 5 है कहीं ऑप्शन में? हाँ 5 है, बिल्कुल होगा। और 5 रख देने से, जैसे यहाँ रखिए 5 1 6/2 3 होगा, 5 वहाँ रखिए 5 या 15 बटे, आप देखिए तब भी 3 होगा। तो कुल मिला के 5 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो 3n/5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका 10वां नंबर। आशा करता हूँ इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर कहाँ पहुँचते हैं? 11वें नंबर पर। प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है। मैंने प्रोबेबिलिटी का कल ही अभी आपने देखा था कि एक मैराथन लिया था, इस टाइप के प्रश्न भी हल किए थे। एक थैले में 5 सफ़ेद, 8 लाल, 4 जामुनी रंग के गेंदे हैं। एक थैला इस टाइप से है और थैले में 5 वाइट है, ठीक है, 8 लाल है, रेड है, और 4 जामुनी, जामुनी मतलब आप क्या बोलेंगे? पर्पल, पता नहीं, जो भी है जामुनी लिख देता हूँ मैं नहीं पता है भाई, रंग की गेंदें हैं। यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब रैंडमली निकाली जाती है तो जामुनी रंग की गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या है? तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है कि P ऑफ A होती है, दैट इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइड बाई N ऑफ S होती है। और ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होती है। इसने कहा कि जामुनी रंग की गेंद ना हो, इसकी प्रायिकता बताओ। तो 2 प्रकार से जा सकते हैं। अगर हम कह दें कि जामुनी रंग की गेंद है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो जो आपके फेवर में है, जो आप चाहते हैं, उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है, और जो टोटल होता है उसको हम लोग यहाँ पर हमेशा नीचे रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो टोटल है उसको नीचे। टोटल यहाँ पर क्या है? टोटल यहाँ पर 5 8 13 4 17 है, 17 है। जामुनी रंग के गेंद होने की प्रायिकता अगर हम लोग सोचते तो जामुनी रंग की गेंद होने की प्रायिकता हम लोग P ऑफ J लिखते और वह 4/17 होता। क्या होता? 4/17 होता। जामुनी रंग के गेंद होने की प्रायिकता 4/17 है, तो ना होने की प्रायिकता क्या होगी? ना होने की प्रायिकता 1 - 4/17 होगी, 1 - 4/17 होगी। तो घटा दे, 17 में से 4 निकला, 13/17 होगा। अब 13/17 इसमें कौन उत्तर होगा, ये हमको बताना है। दूसरा एक तरीका और भी मैं आपको बता दूं। अगर हमसे इसने कहा कि जामुनी रंग के गेंद ना होने की प्रायिकता, तो जामुनी को हटा दें, बाकी जो बचे हैं 8 5 13, देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते थे, 13 और टोटल कितना है? 17। अब 13/17 उत्तर है, बट ऐसे डायरेक्ट लिखा तो है नहीं, तो 17 से अपने को भाग करना होगा, पॉइंट लगेगा, श्योर है, 0 बढ़ा 130, 13 9 117 होता है, 13 9 117 होता है, सॉरी 13 नहीं, 17 से भाग करना, 17 7 119 होता है, 17 7 119, 7 पर केवल एक ही ऑप्शन है। और फिर अगर सोचोगे ना, तो आप लोग को मैं कंफर्म कर दूं, 119 के बाद 11 बचेगा, एक 0 आएगा,
फिर देखिए 17 छक्के 102, आप वहाँ से भी जाकर के 0.77 ले सकते हैं। तो 0.77 इस प्रश्न के लिए राइट सॉल्यूशन होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों पर भी फोकस रहिए, आप कमांड रखिए और कंफर्म करते रहिए कि प्रोबेबिलिटी आपको अगर आएगी, ऐसे प्रश्न आते हैं तो मतलब आप बिना डाउट के हल करके आएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न आपके पास प्रोबेबिलिटी का ही है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। मैंने सिक्के वाले प्रश्न दोहराए होंगे तो कन्फर्म होगा। अगर पहले समझ लीजिए, 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं, एक सिक्का लिया, टॉस किया, और तो आपको पता है कि एक सिक्का अगर हम टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। क्या आएगा? हेड या टेल। और आप भी अगर टॉस करो तो आप में भी हेड टेल आएगा। 2 बार टॉस किया गया तो मेरे पॉसिबिलिटी की बात करिए, मेरे में भी हेड टेल आएगा, आप में भी हेड टेल आएगा। और 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो टोटल आउटकम्स को हम पहले तो ऐसे बता दें कि टोटल जो आउटकम्स होंगी वो कितनी होगी पता है? 2 की पावर 2 मतलब 4 होंगी। कम से कम एक चित, चित मतलब क्या होता है? हेड। पट मतलब टेल। ध्यान दीजिएगा, चित मतलब हेड और पट मतलब टेल। पट मतलब गिर गया, टेल। ठीक है, तो चित पट ध्यान रखना कि चित को हेड कहते हैं और पट को आप टेल कहते हैं। कम से कम, इसको अंग्रेजी में जब आप देखेंगे ना तो लिखा होगा एटलीस्ट। कम से कम मतलब एक, कम से कम एक चित, कम से कम एक हेड। तो अधिक से अधिक जितने पॉसिबल हो ले सकते हो। जैसे हम आपसे कहें कम से कम 10 रुपया देना मुझे, 20 दोगे तब भी मैं ले लूँगा, 50 दोगे तब भी ले लूँगा। जितना ज़्यादा दे सकते हो आप दे दीजिए, क्योंकि 10 रुपये तो मैंने मिनिमम डिमांड रखी है अपनी। ठीक है, वही होता है कम से कम का कॉन्सेप्ट। अगर मैं 2 सिक्के एक साथ उछालूँ तो टोटल आउटकम्स की स्थिति देखिए। मैंने कहा मेरे में हेड या टेल आ सकता है, आप में भी हेड या टेल आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी की बात करिए तो मेरे हेड के साथ आपका हेड आ सकता है, मेरे हेड के साथ आपका हेड आ सकता है। ठीक है, मेरे हेड के साथ आपका टेल आ सकता है, मेरे टेल के साथ आपका हेड आ सकता है, मेरे टेल के साथ आपका टेल आ सकता है। ठीक है, ये है स्थिति। ये सैंपल स्पेस हो गया। मेरे हेड के साथ हेड, मेरे हेड के साथ टेल, मेरे टेल के साथ आपका हेड, मेरे टेल के साथ टेल। इसीलिए टोटल पॉसिबिलिटी वहाँ 4 बन भी गई है। अब इसमें कम से कम एक बार हेड आना, तो कहाँ पर? जैसे इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ एक हेड, यहाँ 2 हेड, तीनों चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कम से कम मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यक्स, अगर हम हेड को सोच रहे हैं या हेड को सीधा यच सोचें, क्या मतलब है? ये यच हमने कहा कि कम से कम को प्रेजेंट कैसे करेंगे? ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मतलब कम से कम एक या उससे अधिक जो पॉसिबिलिटी है। एक लिया, एक लिया, 2 लिया, तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी? 3। टोटल कितने? 4। 3/4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। राइट सोल्यूशन 3/4 होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए, समझिए। 12वां नंबर डन होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखते जाइए, कन्फर्म करते जाइए। अपने कमेंट से हमें कन्फर्म जरूर करिए कि आपका हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए 13 नंबर, राम एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में? 60 दिन में। वह 15 दिन काम करता है, 15 दिन काम करता है, और फिर श्याम बचे हुए काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है, जो काम बचा रहता है। दोनों अगर इकट्ठा करते उस काम को, तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता? ध्यान से देखिएगा। राम, जैसे हम कोई काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो ऐसे मानिए कि टोटल वर्क और हमारे द्वारा काम को समाप्त किए जाने में लगा समय और हमारी क्षमता, अगर 3 चीज़ें कंपेयर हो जाए तो टाइम एंड वर्क इजी है। जैसे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो इसका सेंस क्या बनाया मैंने बनाया कि टोटल वर्क 60 है और राम को लगता है टाइम कितना? 60 दिन। इसका मतलब राम की जो एफिशिएंसी है, क्षमता, वो ये है कि 1 वर्क पर डे, मतलब एक दिन में एक काम। ठीक है, ये स्थिति हमने बनाया कि टोटल किसी काम को 60 दिन में, तो मैंने माना कि काम 60 था, प्रतिदिन अगर वह एक काम किया तो उसने 60 दिनों में पूरा काम कर लिया, 60 दिनों में पूरा काम कर लिया। लेकिन उसने 15 दिन तक काम किया। अगर वह एक दिन में एक काम करता है तो 15 दिन में वह कितना काम किया? 15 वर्क किया। अब 15 वर्क अगर उसने कर दिया तो कितना काम बचा बताइए? रिमेन कितना काम बचा भाई? 60 में से टोटल वर्क 60 है, 60 में से 15 वर्क निकल गया, 45 वर्क बचा। 45 कार्य बचा कि नहीं बचा? 45 वर्क बचा। श्याम इस 45 काम को, या ऐसे सोच लीजिए, इस 45 काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। मैं ऐसे बताता हूँ आपको, मेरी बात को समझिएगा। जैसे कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है कि राम ने 15 दिनों तक काम किया
कितना भाग काम का शेष बचा या उसने कितना भाग पूर्ण किया। अगर टोटल काम 60 है, 60 में 15 काम हुआ है तो 15/60 हुआ है, मतलब 1/4 कार्य हुआ है। श्याम, अब जो बचा काम है, अगर यहाँ से टोटल वर्क देखो तो 45 है, और अगर इसके हिसाब से सोचो तो 3/4 कार्य है, 3/4 कार्य है। हम कह सकते हैं कि श्याम ने 3/4 कार्य को 30 दिन में किया है। 30/4 कार्य को 3/4 कार्य को 30 दिन में किया है। इसका मतलब श्याम एक दिन में, श्याम अगर करता तो एक पूरे काम को 40 दिन में कर लेता। इस पूरे काम को 40 दिन में कर लेता। ठीक है, इस पूरे काम को श्याम कितने दिन में कर लेता? 40 दिन में कर लेता। अब यहाँ से स्थिति देखिए आपकी ऐसी हो गई। अब हमको इकट्ठा करवाना है ना, तो इसका मतलब राम 60 दिन में कर लेता है, श्याम 40 दिन में कर लेता है। अब ऐसे काम सोचो तो 120 है। टोटल काम कितना है? ऐसे 120 है। इनकी क्षमता अब एक दिन में 2 काम की, इनकी क्षमता एक दिन में 3 काम की, दोनों मिल गए तो क्षमता 3 2 5 काम की। 5 से कर दिया भाग 15, 5 से 24, 5 120। अगर दोनों मिलकर किए होते तो काम अपना 24 दिन में समाप्त हो जाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाता। इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 60 काम था, उसके प्रतिदिन की काम की जो कैपेसिटी थी, इफिशियंसी थी, एक काम एक दिन की थी। 15 दिन उसने काम किया, 15 काम किया 60 में, 1/4 किया, 3/4 बचा था। 3/4 को श्याम ने 30 दिन में किया, तो पूरा काम करता तो 40 दिन में कर पाता और 60 दिन में कर पाता। दोनों मिल गए तो काम 24 दिन में पूर्ण हो जाएगा। राइट सोल्यूशन है 13वें काम। नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, डाउट हो तो लिखते चलिएगा, मैं उस हिसाब से प्लान करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे प्रश्न पर आइए। एक देखिए स्टॉक का क्वेश्चन, मैंने स्टॉक के लिए एक सेशन लगाया है और वह स्टॉक का सेशन आपको जो है कल मिलेगा। ठीक है, कल की क्लास उसकी रहेगी, आप उसको देख लीजिएगा। स्वाति स्टॉक बाजार शेयर मार्केट होता है, में रुपये 1,87,000 का निवेश करती है। अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे तो कैसे शेयर मार्केट्स में परिवर्तन आए थे। ये बड़ा चर्चा का विषय था। पता नहीं आपके मतलब कैलकुलेशंस का पार्ट था कि नहीं था, क्यों कम हुआ, क्यों डाउन हुआ, क्यों लाखों निवेशकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर आज देखा तो काफ़ी हद तक चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ। ये सब बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं स्टॉक का जो कुछ सेशंस लूँगा तो उसमें अपडेट करूँगा आपको। स्वाति स्टॉक शेयर बाजार में 1,87,000 निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 20% है। वार्षिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय लगभग, हालांकि ये आसान प्रश्न है, इसमें कोई खास नहीं है। उसने 1,87,000 निवेश किया, जो उसकी वार्षिक आय का 20% है। अब उसकी अगर वार्षिक आय का यह 20% है तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है। इसका मतलब टोटल उसकी वार्षिक आय 5 है, टोटल इनकम 5 है। ठीक है, और ये उसका पार्ट है और इसका मान आपको 1,87,000 दिया हुआ है। अगर टोटल इनकम हम निकालते तो हमें 5 से गुणा करना होगा। भाई एक का मान अगर 1,87,000 है, 1,87,000 गुणे आप कितना कर दो? 5 कर दो। ये टोटल उसकी वार्षिक आय है साल भर की, और एक साल में 12 महीने होते। अगर हमें मंथली इनकम बतानी है, ठीक है, मंथली इनकम बतानी है तो मंथली इनकम क्या होगी? 1,87,000 गुणे 5 बटे आप 12 कर दो। तो 12 से इसको भाग कर दीजिए, 12 से भाग करिए। 12 के 12 6 7, 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60। अभी जैसे देखिए काट रहे हैं, कट जाएगा, ये हो कट तो जाएगा। 8 7 15 116 नहीं, 1,87,000 ये उसका क्या है? वार्षिक आय का 20% है उसकी। अच्छा, लगभग में जा रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट लगभग में आप बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए एक काम कर देते हैं कि हम पहले एक काम करें, गुणा कर लें इसको, तब भाग करें इकट्ठा, तो साफ साफ हमको वहाँ से कनेक्ट होता दिखेगा ना। गुणा करिए, 5 0 0 5 0 0, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 8 40, 3 43 की 3 हासिल 4, 5 1 के 5 4 9, करेक्ट है। 12 से भाग करिए। अभी देखिए तुरंत के लिए 12 7 84, 12 7 84। आई होप कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि शून्य, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। 0 0 0, 5 7 35, 5 3, 5 8 40, 3 43, 3 हासिल 4, 5 1 के 5 4 9। अब 12 7 84, इसका मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि 12 7 अच्छा जा रहा है। हाँ, 12 7 84, 7 लिखो, 7 का कोई सेंस ही नहीं, इसमें कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो भैया ई ऑप्शन पर जाना होगा आपको। ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लगभग में भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर लगभग में भी जाएगा तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी 12 से 84 84, और उसके ऊपर अगर हम लोग सोच रहे हैं 9 5,
फिर 1284 लगभग उसी हिसाब से जा रहा है। तो फिर आपको 7 7 के हिसाब से तो लगभग में भी कोई कनेक्ट नहीं करता है इसमें। तो राइट सोल्यूशन इसका 14वें का आप देख लीजिएगा, 14th का इसमें से मैच नहीं कर रहा है, उपरयुक्त में से मैच नहीं कर रहा। 1,87,000 उसका निवेश था स्टॉक बाजार में, जो उसकी वार्षिक आय का 20% था। अगर 20% का मान इतना था तो 5 से गुणा करने से ही इसकी टोटल वार्षिक आय पता चलेगी। मैंने कर दिया 5 0 0 5 0 0 5 7 35, 5 हासिल 3, 5 8 40, 3 43, 3 हासिल 4, 5 1 5 4 9। 12 से भाग किया क्योंकि वार्षिक है तो हमें महीने की बताना है। 12 से भाग करने पर अगर हम मोबाइल से भी करते हैं इसका सोल्यूशन देखिएगा, तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको जो मिल रहा है, अब इसमें लमसम भी नहीं दिख रहा है क्योंकि अपने पास 1,87,000 था। 1,87,000 गुणे अगर हम 5 करते 93,000 9,35,000 आता। अगर इसको 12 से भाग करेंगे 77,916 दशमलव समथिंग आएगा, तो कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो राइट सोल्यूशन नहीं है इसमें, मतलब इस केस में ई पर जाना पड़ेगा हम लोग को, ई पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए 15वां नंबर। एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में क्रमशः 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8 इस तरह के अंक अर्जित किए गए। अंकों की माध्यिका, जब भी माध्यिका अर्थात मीडियन आपको करनी हो, ठीक है, मीडियन आपको करना हो तो आपको ध्यान ये देना है कि मीडियन मतलब बीच का मान, पोजिशनल, जो बीच में है वही मीडियन है। उसमें भी सभी पदों को देखना होता है, पदों की संख्या क्या है, इवन है कि ऑड है, और उसके हिसाब से पोजीशन डिक्लेयर्ड होता है। जैसे ऑड में दिक्कत नहीं होती है, जैसे 5 है तो 5 में कन्फर्म है कि बीच में है, लेकिन इन सब के पहले हमें जो आंकड़े दिए हों उनको हमें ग्रुप करना पड़ता है, बढ़ते या घटते क्रम में ले जाना होता है। जैसे 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8 इस टाइप से दिया हुआ है। अब आपको जैसे अंकों की अगर माध्यिका निकालनी है, इसका माध्यिका क्या होगा, इसका मीडियन कितना आएगा, तो हम इसके लिए सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि असेंडिंग आर्डर में लिखिए, लेकिन मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि उस पर भी जाने से पहले पदों को गिन लीजिए। जैसे गिनेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 टोटल है। 16 मतलब इवन, अगर यन का मान आपका 16 है तो 16 मतलब इवन। मैं आपको बता दूं मीडियन अपनी क्या होगी, 16/2 करें 8वीं वैल्यू और एक और जोड़ें 9वीं वैल्यू, 8 + 9th डिवाइड बाई 2 होगा। 8वीं वैल्यू प्लस 9वीं वैल्यू बटा 2 होगा। अब 8वीं वैल्यू तक पहुंचेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। पहली वैल्यू 2 है, छोड़ दें, फिर आपको 7 दिखा, छोड़ दें, सॉरी 7 क्यों, पहले 5 लिख लेते हैं, हम लिखते चले जाते हैं। 2 लिख दिया, 2 के बाद हमने 5 लिख दिया, ठीक है, देखो 5 है, ए हटा दिया, फिर 7 है, 7 भी हटा दिया, और आई होप 7 एक बार और भी है, देखो ये 7 है, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार कोई रिपीटिशन होता है तो अच्छा ही होता है। अब 7 के बाद अगर देखा जाए तो 8 का नंबर आ रहा है, 8 भी 2 बार है ना, 8 है, 8 है, देखिए यहाँ भी 8 दिखा है, यहाँ फिर से 8 दिखा है, 8 8 खत्म हो गया। अभी 9 तो नहीं कहीं, नहीं 10 है, लेकिन 10 2 बार है, और हम पहुँच गए 3 3 6, तो 10 7वां, फिर 10 8वां, तो 8वें पर हम पहुँच चुके हैं। 10 यहाँ से 2 बार देखो ख़त्म भी हो गया। अब 10 के बाद अगर सोचा जाए तो अगला नंबर अपने पास 10 के बाद अगर बड़े में देखा जाए उसके ऊपर कौन है, तो उसके ऊपर सीधा सीधा आयोग 14 है, ठीक है, तो 14 लीजिए। अब अगर ये 2 वैल्यू है, जैसे मैंने कहा था हमको 8वें पर जाना, 9वें पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां है, 9वां है, तो इतना 10 + 14/2 करिए, तो 14 10 24/2 करिए, तो 24/2 कितना होगा, 12। इसकी माध्यिका एग्जैक्टली 12 होगी, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए आप भी बता रहे हैं, राइट सोल्यूशन यहाँ पर ए ऑप्शन है जो कि 12 है। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन है आपके सामने है 12, प्लीज नोट करें, सही सोल्यूशन है, सही है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, एक संख्या के 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, पहली व दूसरी संख्या में अनुपात क्या है, ठीक है, पहली व दूसरी संख्या में अनुपात क्या है। अब एक संख्या का 4/7, अगर हम एक संख्या ए ले लें और इसका 4/7 कर दें, दूसरी संख्या मतलब बी ले लें और 40%, तो 40% को भी हम लोग 40/100 लिखते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप जान लीजिए परसेंट है तो हटाना है तो 100 से भाग करना है, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, हम इसको 2/5 कहेंगे। अब हमसे कहा पहली और दूसरी संख्या में अनुपात बता दो, तो अनुपात देखो बताया कैसे जाता है। जैसे अब नियम ये है कि आप बी को यहाँ लाइए, भाई पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या बी है, और अगर ये 2/5 ऐसे है, रहने दीजिए, गुड़े 7 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 7/4 होगा, ठीक है। एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, उसको भी देखिएगा।
अब आप देखो 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 7/10 आया, मतलब 7:10 होगा। 7:10 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? बी है, 7:10, बी ऑप्शन, 7:10। दूसरा तरीका ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कभी भी दिया हो, जैसे अगर हमें ए के साथ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन और बी के साथ इसका, दोनों बराबर हैं, तो आप ऐसा करो ना, ऐसा इसका उल्टा कर दें, 7/4 का, 4/7 का 7/4 कर दें, रेशियो बना करके 5/2 कर दें। ठीक है, 5/2 कर दें। यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे 35 और 8, लेकिन इस टाइप से करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से अगर जाए, देखो ए से गुणा होगा, ए से गुणा होगा, ये जब इधर जाएगा इधर जाएगा तो क्या होगा? ऐसे रेशियो नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इधर ए इधर, तो 7 दूना 14, 5 चौके 20, 2 सते 14, 2 दह में 20, 7 10 तब भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 10 यहाँ पर रेशियो है जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। ये हो गया 16वां प्रश्न आपका, डन होता है, कन्फर्म। अब हम पहुँचते हैं 17वें पर। देखिए 17वां क्या है? एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की गति बतानी होगी मीटर पर सेकंड है। देखो ये रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है ए, इसका ड्राइवर है, ए इसका गार्ड है। लंबाई कितनी इसकी? 120 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। इसकी अपनी एक स्पीड होगी, स्पीड हमको दिया नहीं है। प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, हाँ ऐसे, इस व्यक्ति को उसने पार किया और कितना समय लगाया? 10 सेकेंड। मैं आपको बता दूं, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को, खंभे को पार करती है, उसको नहीं पार करती, खुद को पार करती है, और पार करने में जो लगा समय होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई बटा रेलगाड़ी की चाल होता है। तो पार करने में लगा समय अपना 10 सेकेंड है, लंबाई कितनी? 120, चाल हमको पता है यस। तो यस बराबर क्या हो गया? 120/10, 12 मीटर पर सेकेंड है, 12 मीटर पर सेकेंड है। और यही प्रश्न में दिया भी है, हमसे मीटर पर सेकेंड ही पूछ रहा था, हम मीटर पर सेकेंड बताएंगे। हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटे भी पूछे, जो भी पूछेगा हम लोग उसका आंसर तुरंत दे लेंगे। तो 17वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है, 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आप ए में जा सकते हैं। ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा प्रश्न पूछा है, बड़ा पूछा होगा, बड़ा भी पूछा जाएगा। पुल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, चलती रेलगाड़ियों को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी, चलते व्यक्ति को पार करेगी, हर तरह के प्रश्न बनते हैं रेलगाड़ी पे। मैंने सेशन लिया है, आप अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सेशन दिख जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 15, 81, 21, 24 से भाग करें तो क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेषफल बचता है, वह संख्या बतानी है। आइए, ये अपने कुछ भाजक हैं, मुझे एक संख्या बतानी है 4 अंकों की हो और सबसे बड़ी हो, इन ऑप्शंस में सबसे बड़ी हो। मुझे उसको 15 से जब भाग करूं, मैं जब उसे 81 से करूं, मैं 21 से करूं, मैं 84 से करूं, 24 से करूं उस नंबर को, तो शेषफल देखो कैसे आए। इसके लिए शेषफल आए, पहले के लिए 11, इसके लिए शेषफल आए, कहाँ गया? 14, इसके लिए 14 शेषफल आए। 81 है, हाँ 81, आई हो 18 होना चाहिए। ठीक है, 15, 18, 18 ही होगा, गलत लिखा है 81, श्योर है यहाँ पर 18 नहीं, 81 नहीं 18 होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोग भी कंफर्म कर देना 18 ही होगा। उसका सिस्टम भी मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है। 18 से भाग करने पर 14 आए, 21 से भाग करने पर 17 आए, और 20 से भाग करने पर 24 से भाग करने पर 20 आए। एक ऐसी संख्या आपको बतानी है। दरअसल इसका सिस्टम क्या है आप देखिए, आप कोई भी भाजक उठा लें, किसी भी भाजक को, और किसी भी शेषफल को उठा लें, शेषफल सारे अलग अलग हैं, लेकिन भाजक और शेषफल का सबका अंतर 4 होगा, सबका अंतर 4 है। देखिए दिख रहा है कि नहीं? तो एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि इन सब से पूर्णतः कट जाए, मतलब इनका एलसीएम, मतलब एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचाइए जो कि इन सब से पूर्णतः कट जाए। कटने के बाद अगर हम उसमें 4 घटा दें, 4 घटा दें, तो निश्चित तौर पर आपको समान शेषफल तो लेना नहीं, अलग अलग शेषफल लेना है। तो श्योर है कि अगर 4 घटा देंगे तो 15 से भाग करने पर 11 आएगा, 18 से करने पर 14 आएगा, क्या शेषफल, 21 से करने पर 17 आएगा, 24 से करने, मतलब निश्चित तौर पर आपके जो नंबर्स दिए गए हैं वो सब 4 घटे हुए हैं, 4 घटे हुए हैं। अगर हम सब में 4 जोड़ दें, सब में 4 जोड़ दें और डिविजिबिलिटी पर चले जाएं तो प्रश्न हल हो जाएगा। 4 जोड़ते ही 7560 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 766, 6 4 10 6 0 नहीं, ये 7660 हो जाएगा, ये 7568 हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी की बात करो तो डिविजिबिलिटी मतलब 15 से कटेगा,
18 से कटेगा, 21 से कटे, 24 से कटे। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 15 से कोई चीज़ तभी कटता है जब उसके मतलब वह 3 से कटे और 5 से, और कोई संख्या 5 से तभी कटती है जब उसके अंत में या तो 0 या तो 5 हो। तो अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंत में 8 है, 5 से कटने का कोई सवाल ही नहीं है। ए 5 से कट जाएगा, ए 5 से कट जाएगा। अभी 5 से कटने के साथ साथ 3 से कटने की भी बात है। 3 से चेक करिए, कट रहा है, 6 5 11, हाँ कट रहा है, 6 6 12 7 19 से नहीं कटेगा। अब बचा ये नंबर केवल ऑप्शंस में। लेकिन डिविजिबिलिटी पूरी चेक कर लीजिए, नहीं तो पता चले उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, 3 से कट गया, 5 से कट गया, 15 से कट गया, 9 से भी कटना चाहिए। 9 दूना 18, 9 से देखिए कटेगा, 6 5 11 7 18, 9 से कटेगा श्योर है। 2 से भी कट रहा है, 3 से तो कट ही चुका है। 8 7 से भी कटे, 7 से भी कट रहा, 7 1 के साथ 7 8 56, 24 मतलब 8 से भी कटे। 8 से कटने का मतलब अंतिम 3 अंक, 8 7 56 कट रहा है, एकदम श्योर यही ऑप्शन है। इस जगह पर यहाँ पर 7 5 5 6 होगा, करके चेक कर लीजिए भाग। इसको भाग करेंगे 15 आएगा, शेषफल 11 शेषफल आएगा, 15 से करने पर 14 आएगा, 21 से करने पर 17 आएगा। सबसे भाग करके डिसाइड कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीके। या तो सबका एलसीएम निकालिए, एलसीएम से इस समान शेषफल जो शेषफल का अंतर आया है भाजक का, उसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है। 18वें क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं आप। 19 पर आइए। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, ये जो वेन डायग्राम का प्रश्न होता है, मैंने वेन डायग्राम भी लिया है सेशन में, आपको देख लीजिएगा आप लोग। एक क्या बोला, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में तथा 20% दोनों विषयों में पास फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास, बहुत आराम से फेल पास का डायग्राम उपयोग में ला सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर फेल का डायग्राम बनाया, कैसे कैसे ध्यान से देखिएगा। हिंदी लिया और क्या लिया, मैथ लिया। 35% हिंदी में और 45% गणित में तथा 20% दोनों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास का परसेंटेज पूछ रहा है। अगर हमने कहा कि 20% किसी विषय में विद्यार्थी फेल होते हैं किसी स्कूल में, तो 80% पास होते हैं। अब अगर जैसे यहाँ पर फेल, ये टोटल देखिए, हिंदी में फेल कितने हैं, 35, बट दोनों में कितने फेल हैं, 20। तो केवल हिंदी में जो फेल होंगे वो 15। ऐसे ही अगर हम मैथ में फेल की बात करें 45, जबकि केवल मैथ में अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे 25। अगर इस स्कूल में जो पास फेल हुए हैं तो फेल की संख्या कितनी हो गई पता है? फेल की संख्या 25 15 40 20 60 है। 60% तो फेल है, तो तय हो गया कि पास कितने होंगे, बता दीजिए आप लोग, 40%। 40% पास होंगे, ऑप्शन नंबर ए है। मैंने इसका सेशन लिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर कर दूंगा, दिया है उसमें, आप कन्फर्म कर लो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, बहुत ध्यान से इसको कंप्लीट करिए। 20 क्वेश्चन का मैंने कमिटमेंट किया था, 20 क्वेश्चन आज और 20 ही कल होगा, ठीक है? तो 20 ए होगा तो पूरा 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा आपका। एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। 3 से भाग करने पर शेषफल, भागफल को, जो भागफल आया, 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा? मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया तरीका होता है। पहले चीज ध्यान दीजिए कि अगर कोई संख्या a है और उसको b से भाग कर रहे हैं, यदि a छोटा है b से, तो a ही रिमाइंडर है। जैसे अगर मैं 3 को 5 से भाग करूं, 3 छोटा है ना, तो 3 ही रिमाइंडर है। अब मैंने कहा एक संख्या को अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूं, शेषफल 1 बचता है, तो मेरी नज़र में सबसे पहले 1 ही आ गई वह संख्या, क्योंकि 1 को अगर 3 से भाग करूंगा तो शेषफल 1 आना तय है, बट 3 बार नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। अब 0 को तो भाग नहीं कर सकते, इसलिए अगली संख्या पर जाना है आपको शेषफल 1 के लिए। तो आप 4 को भी अगर 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। बट कहा है कि भागफल को 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बचेगा, तो यह स्थिति सही नहीं है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 7 पर जाइए और 3 से भाग करिए। 7 पर गए और 3 से भाग किया तो 3 दूना 6 होता है और रिमाइंडर 1 आया। भागफल आपको देखिए, ये जो भागफल है 2 है कि नहीं है, भागफल 2 है। बट प्रॉब्लम यह है कि 2 से भाग करने पर भी शेषफल 1 बचे, इसलिए यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर इस भागफल 2 को भाग करने पर शेषफल कहाँ बचेगा। अब हम लोग आगे एक पैटर्न और जाते हैं, जैसे और सोचते हैं, डिसाइड करते हैं हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचे और भागफल को 2 से भाग करें तो शेषफल 1 बचे। ये हमारा चैलेंज है, यही हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है। अब ऐसे में अगर हम लोग सोचते चले जाएं, जैसे 3 के पहाड़े में जो नंबर आ रहा है, उस नंबर से 1 ऊपर जाने पर ही तो शेषफल 1 आएगा। सोचिए,
उस नंबर से एक ऊपर जाने पर ही शेषफल आएगा। और हम जो बार भागफल अपना आ रहा है, भागफल मतलब जो बार जा रहा है, उस बार को ही लेकर हम चल सकते हैं। जैसे आप अगर जाओगे 10 पर, ध्यान दीजिएगा, 10 को अगर मैं 3 से भाग करूं, देखिए बाकियों में अभी वो समस्या बन रही है। अगर हम सोचें तो यहाँ पर भी, जैसे अगर हम लोग इस पर भी जा सकते थे, 4 पर भी जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। क्यों 4 पर जा सकते थे? क्योंकि अगर हम 4 को भी 3 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा और शेषफल भी एक आएगा। अब ये भागफल ही हुआ। अब इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो बार चाहे जो जाए, रिमाइंडर तो एक आया कि नहीं आया है? रिमाइंडर एक आया। तो 4 पर भी जा सकते हैं और 10 पर भी जा सकते हैं, 3 तिया 9 हुआ और यहाँ पर आपका रिमाइंडर एक बचा। अब ये भागफल यही है, भागफल यही है। अब इसको आप 2 से भाग करके देखिए 3 को, तो एक बार मतलब यहाँ पर बार जाएगा एक और शेषफल भी बचेगा एक। कह रहा है कि अब उसी संख्या को देखिए, यदि संख्या को, संख्या मतलब 10 को अब मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 के 6, 6 4 10, रिमाइंडर 4 आया। यहाँ भी देखिए ये था, अगर हम इस संख्या को, जिसको अगर हम 3 से भाग कर रहे थे तो शेषफल एक आ रहा था, भागफल को 2 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल एक आ रहा है। तो संख्या 4 को मैं 6 से भाग करूंगा तो 4 ही तो शेषफल आएगा। तो 4 ऐसी केस में हमेशा शेषफल आएगा। तो 4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको तय कर लीजिए, नोट कर लीजिए और सेशन यही समाप्त होता है। 20 प्रश्न 15 मार्च का कंप्लीट है। 20 अगले सेशंस के लिए आप लोग वेट करिए, कल यह पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इतना ही आज की क्लास में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।